तो हम ये सेशन परी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं परी को स्टिकर भी पोस्ट कर देती हूँ। क्विकली ज्वाइन द क्लास प्लीज। राइट, ओके। तो अभी क्या हो गया, दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज की हम लोगों ने यहाँ बात करनी है। इन दिस टिश्यू द सेल्स और कॉर्पसल्स मूव इन अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स और मीडियम नोन एज ब्लड प्लाज्मा। तो क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स है, तो हम उस मैट्रिक्स को कुछ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। ये वो मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर ब्लड कॉर्पसल्स हैं अलग अलग तरीके के, जो इस मैट्रिक्स में फ्लोट कर रहे हैं। और जो मैट्रिक्स है उसे हमें क्या कहना है, प्लाज्मा। दो यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ बना देती हूँ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स आर फ्यूअर इन नंबर बट बिगर इन साइज, स्फेरिकल डिस्कॉइडल शेप के होते हैं आरबीसीज एंड दे आर मेनी इन नंबर, है ना। एंड टुगेदर विद दिस देयर आर प्लेटलेट्स प्रेजेंट। तो अब दिस प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। मोर देन हाफ तो ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, मैं आपको एक इसकी सेंट्रीफ्यूग ब्लड का सैंपल दिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, यस मैम। है मैम ना। नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट अभी दिखाया था। हम्म। आप मैं सेंड। वही मैं वही सैंपल आपको दोबारा भी दिखा रही हूँ साथ में, क्योंकि इट हेल्प्स यू रिलेट कंपोनेंट्स। साथ साथ में डिस्कशन के साथ साथ वो कंपोनेंट्स भी हम साथ में स्टडी करते रहेंगे। राइट, राइट, देखिए यहाँ पर, देखो रफली लग रहा है आप लोग को ये येलो कलर का प्लाज्मा मोर देन हाफ, है ना, लग रहा है ना। और उसके अंदर ये जो छोटी सी लाइन है इन द मिडल, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स टुगेदर। In the complete sample, blood sample, only this much is the white blood cells and platelets together. And then roughly a little less than 50% is RBCs. तो blood दिख रहा है आपको, blood is mainly plasma, roughly a little more than 50%, and a little less than 50% is RBCs. Only a very small portion is white blood cells and platelets. This मैम बट plasma तीनों। contains, रुको, this plasma contains proteins, ions, water, gases, waste, nutrients all together. This you will have to draw ताकि आपके मेमोरी में सेट हो जाए। प्लाज्मा को येलो कलर ही करना है, आरबीसीज को रेड ही, और बीच में एक व्हाइट लाइन रहने देनी है। दिस विल हेल्प यू मेमोराइज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अभी it is a complex fluid and consists of inorganic salts and organic compounds. Inorganic, organic दोनों चीजों से मिलकर ये जो है ये एक complex fluid plasma बनता है। Organic compounds of plasma are soluble proteins such as, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, वो उसमें एल्ब्यूमिन्स है एक टाइप के प्रोटीन्स, ग्लोब्युलिन्स है एक टाइप के प्रोटीन्स, एंड फिब्रिनोजिन। ये सब क्या है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा, एंड दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द प्लाज्मा। एल्ब्यूमिन का काम है आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखना। ग्लोबुलिन का काम है एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करना, मतलब जिसमें मेडिसिन स्टोर हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है इनफैक्ट। फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। तो प्लाज्मा के ये तीन फंक्शंस आप कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लाज्मा के तीन प्रोटीन्स के बारे में पता है और उन तीनों के फंक्शंस के बारे में पता है। तेजस, कीप योर कैमरा ऑन बेटा एंड कीप टेकिंग नोट्स बच्चे। डोंट फील लेथार्जिक, इधर उधर नहीं हो जाओ, पढ़ाई के लिए फोकस रहो इधर, फुल अटेंशन के साथ। एंड वेयर इज योर नोटबुक टू टेक नोट्स? बंद। वाह, गुड। इसको ओपन करके नोट्स लेने हैं तेजस बेटा, स्टोरी लेसन नहीं है, है ना, बायो का लेक्चर है। वंस द पीरियड वुड बी ओवर, क्लास वुड बी ओवर, सब इरेज ऑल हो जाएगा अगर आप उसे लिखेंगे नहीं अभी तो। इसीलिए शॉर्ट नोटबुक बनाओ भले अलग से, भले नोट्स की प्रॉपर नोटबुक बनाओ और नोट्स लो साथ में। ठीक है, कीप योर सेंसेस मोर एंड मोर एंगेज्ड है। समझ में आया प्लाज्मा के तीन प्रोटीन्स का नाम और तीनों के फंक्शंस। तो अगर मैं ऑल टुगेदर आपसे ब्लड का फंक्शन पूछ लूं या प्लाज्मा का फंक्शन पूछ लूं, आप ये तीनों उसमें इंक्लूड कर सकते हो ना।
है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करना और ब्लड क्लॉटिंग करना, ये सब ब्लड के प्लाज्मा का फंक्शन है। ठीक है। Other organic compounds present include glucose, amino acids, lipids, vitamins and enzymes, hormones and waste substances such as urea and uric acid. तो अब हमारा ब्लड एक्चुअली कर क्या रहा है? हमारा ब्लड सप्लाई चेन क्रिएट कर रहा है ना, कैसे? ऑक्सीजन चाहिए सेल को, उधर ले जाएगा, तो गैसेस भी हैं ब्लड के अंदर ही कैरिड। डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स लेकर जाने हैं, जैसे कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ने एसिमिलेट आपको एब्जॉर्ब करके दिए हैं, प्रोटीन्स के बन गए अमीनो एसिड्स, फैट्स के बन गए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, और विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, कार्ब्स के बन गए ग्लूकोज। तो ये जो सिंपल कंपोनेंट्स सारे बन गए हैं, ये सारे सिंपल कंपोनेंट्स ब्लड में ही तो ट्रैवल करते हैं टू दी साइट, टू एवरी सेल जहां पर एक्ट होता है। तो इसका मतलब ये सब ब्लड के अंदर है। साथ में अब सेल ने वेस्ट जनरेट किया अपने मेटाबॉलिक रेट के बाद, अपने मेटाबॉलिक एक्शंस के बाद, हर सेल कुछ वेस्ट जनरेट करेगा। दैट वेस्ट विल इंक्लूड वाटर which comes back to blood. That waste will include urea and uric acid, जो कि कब बनेगा? After digesting nitrogenous waste. No, nitrogenous waste मतलब प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो एसिड बना था, और उसी को ही जब आप कंज्यूम कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है? दैट बिकम्स यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है ना? आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी तो हमने देखा कि जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स थे हमारी बॉडी के, वाटर भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, यूरिया यूरिक एसिड भी हो गया, ग्लूकोज एमिनो एसिड लिपिड विटामिन एंजाइम्स हार्मोन्स वेस्ट सब्सटेंसेस, ये सब कुछ कहाँ से ट्रैवल कर रहा है? ब्लड से ट्रैवल कर रहा है। और इसमें से ये सारा सामान जो है वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, चले अभी आगे। ओके। ब्लड मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो इसका मतलब अगर हम ये बात कहें कि somebody is 50 kgs, तो उसका 7% वुड बी 3.5 kgs, राइट और नॉट? है ना? तो 3.5 kg वेट जो है वो किसका है बॉडी में? ब्लड का। तो रफली 3.5 kg 50 kg पर्सन में ब्लड होता है। ठीक है, याद रहेगा? ओके। The blood plasma does not consist of protein fibers but possess cells known as blood corpuscles or blood cells. इसके अंदर कोई जो ब्लड का प्लाज्मा है, इसके अंदर प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ब्लड कॉर्पसल्स हैं। वो कॉर्पसल्स कौन से हैं? वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये कॉर्पसल्स, वो ये सेल्स जो हैं वे ब्लड के अंदर फ्लोट करते हैं। आरबीसीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर एंड इन पोजेस iron containing red respiratory pigment called as hemoglobin. What is hemoglobin actually? Hemoglobin is actually uh, a carrier of oxygen in your body. तो वो क्या करता है? वो आपकी लंग से ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ, हीमोग्लोबिन अपने एक्टिव साइट्स पर, और उसे सेल के पास ले जाता है। तो आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसका काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना अपने साथ। इट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को अपने में बाइंड करता है, लेकर जाता है, और डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, वापस लंग्स के पास ट्रैवल करता है, वहां एम्प्टी आउट करता है, अगेन ऑक्सीजन कैरी करता है और लेकर जाता है। ठीक है, तो मैम दैट इज हाउ। हाँ जी बेटा। मैम हीमोग्लोबिन का कोई पर्टिकुलर शेप होता है या स्ट्रक्चर? आप बड़े होगे तो सीखोगे, इसकी 4 एक्टिव साइट्स होती हैं, तो आप ऐसे समझ लो इट्स अ बकेट विद 4 कंटेनर्स, नो? तो 4 एक्टिव साइट्स होती है, बट उसका फॉर्मूला इज क्वाइट लाइक कॉम्प्लेक्स थिंग, तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट हाँ रफली एक एस्टिमेट के लिए समझ सकते हो कि देयर आर 4 एक्टिव साइट्स इन हीमोग्लोबिन। ठीक है। मैम इन मैमल्स एरिथ्रोसाइट्स आर सर्कुलर बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव मतलब कॉनकेव स्ट्रक्चर कैसा हुआ? ऐसा। तो बाय कॉनकेव ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिस्क लाइक, ऐसे डिस्क डिस्क बन गई एक बटन की तरह, and devoid of nuclei. Very important. Keep a note of this, beta. RBC in human body has got no nuclei in it.
इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं। Hence, mammalian erythrocytes have increased surface area for gaseous exchange and they bear much more hemoglobin in them as compared to RBCs of other animals. तो बाकी दूसरे एनिमल्स की कंपैरिजन में जो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज ऑफ ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा है जिससे वो ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। RBCs play a very crucial role in transport of oxygen. As I told you, they bind oxygen. They have got a great affinity for oxygen. देखो यहाँ डायग्राम में आपको लग रहा है कुछ बटन शेप लेकिन बायकॉनकेव, अंदर से थिनर है, एजेस से थिकर है। लग रहा है ना? कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है? जैसा ये कुछ कुछ एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए, जैसा वो वड़ा होता है ना, वड़ा खाते हैं ना, सांभर वड़ा, वड़ा वाला वड़ा, काइंड ऑफ बीच में से थोड़ा कम, साइड से फ्लफी। तो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ है इसका। ठीक है। ओके। अब अब हमें आगे देखना है स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के हमें दो मेन टाइप करने हैं, वन इज फैगोसाइट्स, अनदर इज इम्यूनोसाइट्स। एक्सक्यूज फैगो वर्ड का मतलब क्या होता है? इनगल्फ कर जाना, सॉलिड को इनगल्फ कर जाना फैगोसाइटोसिस था, याद आया? मैम। और लिक्विड को अपनी बॉडी में अंदर ले जाना वाज कॉल्ड एज, कौन बताएगा? किसको याद है? एंडोसाइटोसिस। Endocytosis. पाइनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का एक स्पेसिफिक टाइप था। पाइनोसाइटोसिस। यस, शाबाश, राइट। मैंने याद भी कराया था, पीना है ना पानी Yes, तो ma'am. पाइनोसाइटोसिस है ना, और खाना है ना, इनगल्फ करना है, इनगल्फ करना है तो फैगोसाइटोसिस। फूड से फैगोसाइटोसिस याद रखेंगे और पीने से, पानी से पाइनोसाइटोसिस याद रखेंगे, है ना? तो फैगोसाइटोसिस टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं और इम्यूनोसाइट्स। फैगोसाइटोसिस फैगोसाइट्स क्या होते हैं? जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब वो फॉरेन पार्टिकल को जिससे भी डेंजर है उसे इनगल्फ कर जाएंगे, खा जाएंगे उसको। इम्यूनोसाइट्स क्या होते हैं? उस पे मेडिसिन हिट करेंगे, जिस मेडिसिन से वो किल हो जाएगा उस मेडिसिन को रिकॉर्ड करके रख लेंगे। तो वो इम्यून डेवलप कर रहे हैं आपकी बॉडी का, इसीलिए दे आर इम्यूनोसाइट्स। तो फैगोसाइटोसिस करने के कैपेबल कैपेबल जो होते हैं वो फैगोसाइट्स हुए, and helps in defense of body by engulfing bacteria and other foreign substances. Phagocytosis भी आगे दो तरीके का हुआ। One is granulocytes and agranular leukocytes. What is this now? Granulo मतलब जिसके अंदर की कुछ irregularly shaped nuclei होगा, cytoplasmic granules होंगे with specific staining properties. They include neutrophils, basophils and eosinophils. अब ये क्या है? ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है पर फिर भी बता देती हूँ। देखो क्या है, अब हमने ये पढ़ा कि दो अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर। मतलब जिसमें कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, डॉट 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 डॉट, और कुछ एक जो प्लेन बिल्कुल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, ये भी, ये साथ में उसके सब पार्ट्स भी, ये सिलेबस में नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको ये नाम पता होने चाहिए बस, कि फर्दर दो टाइप के फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं। तो वो दो दो तरीके के फैगोसाइट्स जो हैं आपको और दिखेंगे। देखो आपने याद होगा, अभी मैंने आपको कनेक्टिव एक टिश्यू कराया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि एक तो बंडल्स होंगे इस तरीके से कोलेजन के, और साथ में येलो कलर का ऐसे फाइबर होगा, याद Yes, ma'am. We है ना? did it और yesterday. बीच में बोला था उसमें कि मैक्रोफेजेस ट्रैप्ड है ना? तो ये क्या है? मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स, ये सब दे आर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। कभी भी घर में किसी का ब्लड टेस्ट होना तो देखना, जब ब्लड काउंट आता है ना, ब्लड काउंट आता है जिसके अंदर रिपोर्ट के अंदर पूरा, उसके अंदर ये सब नाम लिखे होते हैं और इनका काउंट लिखा होता है इन दैट सैंपल। उसके अकॉर्डिंगली पर मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर आपके बॉडी में कितने सेल्स होने चाहिए कंपेयर टू कितने अभी हैं, इन सबका नाम और नंबर होते हैं वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम किसी की ब्लड रिपोर्ट देखो तो ये सब नाम आपने ढूंढने हैं, मैक्रोफेजेस, हिस्ट्रियोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इजिनोफिल्स। ठीक है। ये ना ल्यूकोसाइट काउंट में मिलेंगे आपको, ब्लड ल्यूकोसाइट काउंट।
रिपोर्ट के अंदर। मुझे टाइम मिलेगा तो मेरे पास तो ब्लड रिपोर्ट्स है, मैं वहां से आपको शेयर करके दिखाऊंगी। मैम ठीक है। मेरा भी हुआ था, मैंने भी देखा था उसमें। हाँ राइट। तब तो ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं क्या लिखा है, कुछ तब चाइनीज से समझ में नहीं आ कंपोनेंट्स है रहा ये। था। हाँ लेकिन अब पता है ये क्या है, ये आपकी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं। ठीक है। और इनका सबका अलग अलग सा काम है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये इन अ वे इनगल्फ कर रहे हैं बैक्टीरिया को, अलग अलग फॉरेन पार्टिकल्स को, और इनका अपना स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर मेनली इन सबका फंक्शन वही है। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स का फंक्शन क्या है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन immune responses. They include lymphocytes that have approximately spherical nucleus and make cytoplasm devoid of granules. कोई cytoplasm के अंदर granules नहीं होते हैं. Few of the lymphocytes later on transform into plasma cells. कुछ lymphocytes बाद में प्लाज्मा बन जाते हैं. ठीक है जी, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये न्यूट्रोफिल्स, ज़ीनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये हो गया किसका टाइप, ये ग्रैन्युलर, है ना, ग्रैन्युलर हो गए ना, ये कौन से, फैगोसाइट्स, ये ग्रैन्युलर फैगोसाइट्स हो गए। ये लिम्फोसाइट्स हो गए बेटा, जो कि किस में आए, इम्यूनोसाइट्स में आए, तो ये इम्यून डेवलप करते हैं। ठीक है। देखिए अभी और कुछ। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल, ए न्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लिएटेड and fragile fragments of giant bone marrow cells termed as megakaryocytes. बड़े बड़े से सेल्स हैंगे और इनका फंक्शन क्या है, ये ये खुद स्मॉल है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, ये बोन मैरो जो होता है हमारी बॉडी का, उसके कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, उसके कुछ फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो हैं ये फ्रेगमेंट्स। Blood is found in the blood vessels known as arteries, veins, and capillaries that are connected. अब with this they are getting this over. ब्लड प्लेटलेट्स एक्सप्लेन कर दिया, आरबीसीज बता दिया, प्लेटलेट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, जीनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स हो गए, सारे हो गए ना कवर। ठीक है। ये आपको ना कभी भी ड्रॉ करने में ऐसे नहीं आएंगे, सिर्फ आपको इसमें से ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई करो, तो आपको ड्रॉ नहीं करना इन्हें कभी भी, पर इन्हें आइडेंटिफाई करके इनका डायग्राम लेबल करना आना चाहिए कि इसमें से कौन सा क्या है। ठीक है। नाउ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस पढ़ लेते हैं, जो इन सबके फंक्शंस पढ़े हैं वही यहाँ लिस्ट कर देंगे साथ में। ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रोट हार्मोन्स और विटामिन्स को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को फ्रॉम द टिश्यूज टू द लिवर एंड किडनी, जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आपको चाहिए डिटॉक्सिफाई करने हैं बॉडी को, वो सब लिवर और किडनी को देना है, ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है, ऑक्सीजन कैरी करनी है, टिश्यूज के पास ले जानी है, एंटीबॉडीज बनानी है ताकि आप पैथोजेंस मतलब जो अटैक कर रहे हैं आपकी बॉडी उन्हें किल कर सको। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटी टॉक्सिन्स दैट न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय पैथोजेंस। कई बार पैथोजेंस जो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे होते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी टॉक्सिन्स बना रहा होता है ना, तो एंटीडोट्स बन रही है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड प्लेटलेट्स disintegrate the site of injury and help in clotting of blood which prevents unnecessary loss of blood। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी काम आता है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है एकदम। चलें अभी आगे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था जो मुश्किल था। ये रहा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का डिफरेंस, इसमें से जितने पार्ट्स आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी इज रेड इन कलर, WBCs are colorless. RBCs is about 7.2 micrometer in size. WBC vary in size from 10 to 20 micrometer. So you can also write this is bigger in size, this is smaller in size. No need to write the size in particular. There are 4 to 6 million per millimeter cube of RBCs and there are 6,000 to 9,000 million per millimeter cube of WBCs. ठीक है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Structure is biconcave, rounded, and here it is they are rounded to amoeboid shape. Amoeboid shape मतलब irregularly shape. ठीक है। Nucleus is absent, important, and the name, hence the name corpuscles. Nucleus is present. They contain hemoglobin. No hemoglobin is there. Most of the cell organelles are absent. यहाँ पर most cell organelles है ही नहीं, यहाँ पर हैं। Only one type of RBCs are there. WBCs 5 types के हैं।
है ना। लाइफ स्पैन 120 days of RBCs, and इसका लाइफ स्पैन इज शॉर्टर. RBCs help in transport of oxygen and to some extent carbon dioxide. WBC helps in defense and immunity. सिंपल थे एकदम. इसमें से जो नंबर्स याद नहीं करने हैं वो छोड़ सकते हो. मैम ब्लड सेल्स डिवाइड करते हैं क्या? ब्लड सेल्स क्या करते हैं? आउच. डिवाइड करते हैं क्या? प्रोड्यूस होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड. हम है ना. वाइट ब्लड सेल तो डिवाइड करते हैं ना? हाँ, वो फॉर्म भी चेंज करते हैं. राइट. मैम तो ठीक वो है. प्रोड्यूस कैसे होते हैं? हमारी बॉडी का बोन मैरो प्रोड्यूस करता है बेटा. ठीक है. चले अभी आगे. लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड दैट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. हमारी ब्लड कैपिलरी में से फिल्टर होकर जो कलरलेस फ्लूइड बाहर चला जाता है, दैट इज लिम्फ. In lymph, WBCs are found abundantly, but it is devoid of RBCs. मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जब कैपिलरी से ब्लड, वो जो वाइट लिक्विड है वो लीक हो रहा है, तो उसके साथ आरबीसीज जा नहीं पा रहे हैं उनमें से, ब्लड वेसल्स में से. एंड ब्लड के प्रोटीन्स भी नहीं जा पा रहे हैं. तो लिम्फ में क्या है? WBCs जा रहे हैं बहुत सारे. और वो कहाँ जाते हैं? वो सारे के सारे कैपिलरी से लीक होकर एक लिम्फ चैनल बनाते हैं, और वो लिम्फ चैनल पूरा का पूरा हमारे हार्ट में जाकर कनेक्ट हो जाता है, और पूरा हार्ट में एम्प्टी आउट कर देता है खुद को. वहां से वो वापस ब्लड में मिल जाते हैं. तो ब्लड सिर्फ कहाँ ट्रैवल कर रहा है? लिम्फ कहाँ ट्रैवल कर रहा है? सिर्फ लिम्फ सिर्फ टू ट्रैवल कर रहा है टू दी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट. सिर्फ लेफ्ट साइड को जाता है लिम्फ, दोनों डायरेक्शंस में फ्लो नहीं कर रहा है. हार्ट के साथ हार्ट लिम्फ और ब्लड को एक साथ कलेक्टिवली पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो. Next, lymph transports nutrients filtered by capillaries which comes back into the heart to be recirculated in the body. देखो, lymph का जो ये जो ट्रांसपोर्ट है पूरा का पूरा सिस्टम, ये ब्लड कैपिलरी से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जाकर मिल गया? हार्ट के अंदर मिल गया, ताकि पूरी बॉडी में रिसर्कुलेट हो सके. lymph brings carbon dioxide and nitrogenous waste from the tissue fluid to blood. इसने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर आना है. Lymph protects the body from infection as it contains WBCs in abundance. It makes up the immune system of our body. ठीक है. चलें अभी आगे नेक्स्ट करें. With the help of your biology teacher, take a drop of blood on the slide, और उसके बाद मुझे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने को कह रहे हैं. दिस कैन देखो, मैं आपको दिस कैन बी विजुअलाइज्ड विद अ पिक्चर. मैं आपको दिखा देती हूँ. मैम ये कौन से स्कूल की बुक है? कौन से स्कूल की बुक नहीं है बेटा, एक्चुअली थोड़ा सा हाई लेवल की होती है, पर अच्छी बुक है. इसमें क्या है, थोड़ा सा हायर कंटेंट कवर हो जाता है, तो फिर दूसरा सब कुछ इजी लगने लग जाता है, इसीलिए ये कवर कराते हैं. मैम मैंने स्कूल में किया था. गुड. देखो बच्चे, इस तरीके से आपको जो है वो देखो बच्चे, इस तरीके से आपको वो जो सेल्स है वो दिखेंगे उसके अंदर. सारे जो आपने अभी पढ़े, वो सेल्स आपको देखो, सबसे ज्यादा अबंडेंस में आरबीसी ही दिख रहे हैं ना. ये सारे सेल्स आपको ऐसे दिखेंगे, और आपको हो सकता है इसको लेबल करना है. मैम इतना बहुत कम है प्लेटलेट, भी राइट. है ही नहीं. प्लेटलेट्स बहुत कम है. देखो, WBCs भी तो कम है. WBCs के टाइप्स हैं, सारे दिखा रखे हैं, लेकिन WBCs भी तो कम है, और RBC ही मैक्सिमम है. और रफली ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है, ये सब क्या है? ये प्लाज्मा है येलो कलर का. ठीक है ना. ये डायग्राम की इमेजेस दे दूंगी मैं आपको, ये ड्रॉ करनी है आप लोगों ने अपने नोट्स मैम में. हाँ जी, उसमें एक इमेज में डाउट था. बोलो. हम उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? जैसे
मोनोसाइट्स और ये सब बहुत सिमिलर दिख रहे हैं। लिम्फोसाइट में एक बड़ा सा पार्ट दिखेगा अलग से, बेसोफिल्स में ये डॉटेड दिखेगा इस तरीके से, ये मैम लिम्फ न्यूट्रोफिल। के बारे में देखो आप आप ये बैंड न्यूट्रोफिल, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल छोड़ दो, बस ऐसा जैसा फीटस दिखता है ना यस मैम। वूम में, बिल्कुल ऐसा सा स्ट्रक्चर ड्रॉन होगा तो वो न्यूट्रोफिल्स है। और मैम ठीक है, और इन उसके अंदर इन दोनों में इरेगुलरली शेप बबल के अंदर कुछ ऐसे सर्कुलर होंगे, वो इजिनोफिल्स होंगे। ओके मैम। ठीक है, मैम लिम्फ आता है क्या सिलेबस में? लिम्फ आता है सिलेबस में, हाँ लिम्फ पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब ब्लड पढ़ रहे हो तो लिम्फ तो पढ़ना ही पड़ेगा, और 10th में तो पूरा लिम्फ पे पूरा स्टडी है डिटेल में, तो थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन आ ही सकती। So with this, connective tissue is over. Now the only thing left is nervous tissue. Three tissues we have done, no अभी तक? यस कौन मैम। कौन से कर लिए हमने? मस्कुलर टिश्यू कर लिया, कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू कर लिया, एंड एपिथेटिकल टिश्यू एपिथीलियम, एपिथेटिकल नहीं, सॉरी एपिथीलियम, एपिथीलियम कर लिया, एंड फोर्थ वन लेफ्ट इज नर्वस टिश्यू। अब हमें सिर्फ ये करना है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है। न्यूरॉन्स का एक चैनल है, और बहुत सारे न्यूरॉन्स का जब बंडल बन जाता है ना, तो हम उसे नर्व्स कहते हैं। और टुगेदर बहुत सारी नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ एक्ट करती हैं, और हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम बन जाता है। उसमें जो टिश्यूज टुगेदर लाइक न्यूरॉन्स का बंडल जो है, हम उन्हें कहते हैं नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू ट्रांसमिट मैसेजेस। बहुत ही अच्छा रैपिड इलेक्ट्रिक वे है ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। कैसे? हमारी बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है। आप लोगों ने किसी ने सुना है एमआरआई होता है पेशेंट्स का, यस मैम मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन। क्या है एमआरआई? मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब कि हमारी बॉडी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट करेगी? आप लोगों ने ये बात पहले भी पढ़ी होगी 8th-9th में, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, कि करंट जहां प्रोड्यूस होता है वहां उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, राइट और नॉट? यस पढ़ा मैम था ये फिजिक्स में। तो बायोलॉजी में इस बात को दोबारा से पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी में। जब मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और कौन सी नर्व कितना अच्छा काम कर रही है, सिग्नल दे रही है कि नहीं दे रही है, वो डिपेंड करेगा उसी की मैग्नेटिक रेजोनेंस पे। तो उसके अंदर कुछ कलर्ड पार्ट्स, कुछ कलर्ड केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, जो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो हमें उनसे एमआरआई से पता चल जाता है ना। तो अलग अलग टेक्निक्स है गहरे से पता करने की। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जो हम एमआरआई में स्टडी करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये न्यूरॉन से आ रहे हैं। मेरा एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, बीच में इनके चैनल बनता है केमिकल टू इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस का। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक केमिकल मैसेज पास करता है, और वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होकर बाउंस होता है। तो जैसे कि मैंने हॉट सब्सटेंस को टच कर दिया, तो मेरी बॉडी में सिग्नल ऐसे ट्रैवल करके नहीं जाएगा, स्लोली ऐसे जंप करके जाएगा। तभी तो इतनी जल्दी पता चल जाता है, टच करते ही कि आई टच्ड हॉट बॉडी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सिग्नल जंप कर रहा है। एंड हाउ इज द सिग्नल जंपिंग? क्योंकि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं, और वो केमिकल इलेक्ट्रिकल के ऑल्टरनेशंस में बाउंस कर रहा है मैसेज। तो वो बाउंस कर करके जो मैसेज है वो ब्रेन तक जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है। नाउ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर all made up of nervous tissue. तो brain, spinal cord or nerves together, they are making central nervous system of our body. This they are made up of nervous tissues. It consists of highly specialized cells called as nerve cells or neurons. तो हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी बॉडी में सब जगह नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं। अब आपको पता है हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसके भी टाइप्स होते हैं। मेनली हम समझते हैं उसका स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का मेनली। अब मैं आपको दिखाती हूँ, और भी कई टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ये अकेला नहीं होता, लेकिन आपको याद करने के लिए ये एक न्यूरॉन बहुत है।
इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा लग रहा है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। दिस इज अ ट्रंक ऑफ द ट्री एंड दिस इज द बुशी पार्ट ऑफ इट, है Yes, ना, ma'am. द लीव्स ब्रांचेस पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कैसे बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को, सबसे पहले आप इसकी मेन बॉडी बनाते हैं ऐसे स्ट्रैंड्स की तरीके से, इरेगुलरली शेप्ड अपेंडेजेस निकाल देते हैं आप उसमें से, और ये कोई डेफिनेट नहीं है, आप किसी भी शेप में बस एक्सटेंशंस ड्रॉ कर सकते हो बाहर निकलते हुए, ठीक है। ये हो गया आपकी आपकी मेन सेल बॉडी। उसके बाद एक लॉन्ग सा ट्रंक जैसी चीज बनानी है हमें, जिसके अंदर हमें कहीं एक मोटी सी कवरिंग क्रिएट कर देनी है और कहीं बीच में एक पोर्शन छोड़ देना है, ठीक है। इसे माइलिनेटेड शीट था और नॉन माइलिनेटेड शीट कहते हैं। जहां पर कोटिंग होगी दैट इज माइलिनेटेड शीट, राइट। और ये जो पूरा लॉन्ग स्टेम है दिस इज एक्सॉन। उसके आगे होती हैं एक्सॉन एंडिंग्स, इस तरीके से अ बल्जिंग डॉट लाइक स्ट्रक्चर। और यही आगे नेक्स्ट एक्सॉन से कनेक्टेड है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा मैग्नीफाइड बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से अगर मैंने एक्सॉन की एंडिंग्स बना दी तो यहां से कनेक्टेड होंगे नेक्स्ट डेंड्राइट्स। मतलब यहाँ और अपेंडिजेस बनानी है, पर ये नेक्स्ट एक्सॉन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बन रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं। इस गैप को साइनैप्स बोलते हैं बेटा। यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, दूसरे के पास केमिकल सिग्नल्स जाते हैं, और ये जो मेन बॉडी है ये इस केमिकल सिग्नल को वापस एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करती है और यहाँ से मैसेज फिर बाउंस करता है। मैम हाँ जी बेटा। मैम अगर कोई भी एक मैम न्यूरॉन खराब हो जाए या समथिंग हैपन टू इट, तो मैम क्या होगा? पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा? नहीं, अब जैसे ऐसे नहीं होता कि किसी को पैरालिसिस हो जाता है सिर्फ कुछ पोर्शन का, या फिर कुछ पेशेंट्स आपने सुने होंगे किसी की आई बंद हो गई और वो ओपन नहीं हो रही है, या किसी को सुनाई कम दे रहा है। तो एमआरआई में पता लगता है कि कुछ न्यूरॉन्स दब जाते हैं, कभी विद एज हो जाता है, कभी एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो कुछ मैम तब न्यूरॉन्स दब जाते जाए हैं तो किसी एक एरिया का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। ब्लड सप्लाई रुकेगा उस एरिया का तो वो एरिया माल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी वहां की। तो इट डिपेंड्स कहाँ का एरिया काम नहीं कर रहा है ना। किसी की फिंगर नहीं हिल रही है, तो वो अलग अलग पोर्शंस को अलग अलग मैसेज जा रहे थे। जहाँ के न्यूरॉन्स खराब या दब गए या मैसेज जाना बंद हो गया ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीजन, वो एरिया काम नहीं करेगा फिर। तभी एमआरआई से पता चलता है इतने छोटे छोटे नर्व टिश्यूज के बारे में कि कौन सा काम कर रहा है प्रिसाइजली, कौन सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। गॉट इट। मैम, तो फिर उसको हील कैसे करते हैं? बेटा मेडिसिन भी होती हैं ठीक करने के लिए, अलग अलग मेथड्स हैं मेडिकल लाइन में तो, हर चीज के लिए, ठीक है। तो कई मैम बार इररिपेयरेबल डैमेजेस होते हैं, या आप कुछ कर ही नहीं सकते, अपने आप विद टाइम हो जाएगा ठीक। मैम लाइक यू सेड कई बार मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, सो मैम वी कंज्यूमिंग मोर मेडिसिन बिकॉज ऑफ व्हिच वी गॉट दिस। कोई एक रीजन नहीं है बेटा, एन नंबर ऑफ रीजन है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे फादर इन लॉ की जब भी उन्हें हाइपरटेंशन और हाई शुगर दोनों साथ में हो जाता है, जब उन्हें मतलब ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और उनका शुगर भी जब हाई हो जाता है, तो उनकी जो लेफ्ट आई है वो अपने आप बंद हो जाती है, आईलिड। उसके बाद वो आईलिड वो ओपन नहीं कर सकते। तो वो फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मतलब हमें समझ में आ जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर उनकी मेडिसिन स्टार्ट होती है, फिर ये आईलिड ओपन हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, कुछ 3 4 5 मंथ्स ठीक रहता है। अचानक से उन्हें फिर किसी दिन, जिस दिन हाइपरटेंशन और हाई ब्लड शुगर दोनों साथ में हो जाते हैं, उस दिन उनकी लेफ्ट आईलिड फिर बंद हो जाती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं उनके कुछ यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स हैं
जिसमें हाइपरटेंशन और उसमें ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से उनकी आईलेट ड्रॉप हो जाती है। तो अगर वो ऐसे पकड़ के आई ओपन करे तो उन्हें दिख रहा है, विजन है, लेकिन ये आईलेट गिर गई है। तो ये नेवर नो, मतलब बॉडी में क्या चीज, कहाँ का न्यूरॉन कहाँ एक्ट कर रहा है, दीज डॉक्टर्स ओनली नो। मैम दिस इज सो ठीक है, डिस, मतलब कुछ भी हो सकता है एकदम। मैम कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। क्वाइट मैम थ्रिलिंग कि एक तो एक बॉडीज में इतनी सारी चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें इतना काम करती हैं। हाँ, और डॉक्टर्स मतलब दी कमेंडेबल थिंग इज डॉक्टर नोज ये सब छोटी छोटी वायरिंग कैसे कनेक्टेड और कैसे काम कर रही है ना, है ना। तो यस। सच डेलिकेट बैलेंस डॉक्टर्स नोज और वो डिटेक्ट कर पाते हैं। हालांकि हर चीज को रिपेयर नहीं कर पाते, पर डिटेक्ट तो कर ही पाते हैं, यस मैम। है ना। तो बहुत सारी चीजों में तो वो यही कह देते हैं कि विद टाइम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए अभी आगे एक्सॉन का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, क्या होता है एक्सॉन के स्ट्रक्चर में। एक मेन सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है। तेजस क्या कहना है बच्चे? उसकी एक्सटेंशंस होती है डेंड्राइट्स। बोलो बच्चा जल्दी से। मैम एक ह्यूमन बॉडी में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? ओ बाबा, बहुत सारे, बहुत सारे। मतलब नंबर्स तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि नंबर पता करूं मैं आपकी तरह, लेकिन हाँ। तो बहुत सारे। पर इट्स उनका लाइक मेजरमेंट क्या होता है, मतलब फ्यू मीटर्स तक नैनोमीटर भी, में? मीटर लॉन्ग भी हो सकता है वो। क्योंकि आप देखो ना कि एक न्यूरॉन यहाँ से लेके यहाँ मैसेज, तो लेंथ, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। मैम एक न्यूरॉन इतना बड़ा होता है? मतलब ऑफ कोर्स नॉट लाइक लिटरली लाइक दिस, बट हाँ काफी लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो दे आर क्वाइट लेंथी वंस ऑल्सो। मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट रुको बच्चा, इसको पढ़ना जरा प्लीज, इसको सब लोग पढ़ो एक बार प्लीज से। सो व्हाट इज दिस, देखो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा सेल बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरीके से हमने डेंड्राइट्स बनाए, इसको थोड़ा स्फेरिकल बनाना, मैंने इतनी सी जगह में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऐसा बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर है न्यूक्लियस और यहाँ पर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैम तो सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विद डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स कॉल्ड, इसको छोड़ दो बस, तुम्हारे लेवल से ऊपर हो गया। ठीक है, बस ये हो गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यहाँ पर है। देन आर डेंड्रॉन्स। हाँ जी बेटा बोलो।
I had sent you the image of the neuron I had drawn. Can you please check it once? It अभी I'll do. has the अभी I'll do. These are short processes originating from the cyton further branching into dendrites. तो ये क्या है? ये वो dendrons हैं, structures जो ऐसे पतले पतले से आगे branches में change हो गए हैं. तो these are dendrites. ठीक है, ये dendrites हैं. It is axon क्या है? This is single. ये single long cylindrical process of uniform diameter, uniform thickness के साथ आगे जा रहा है. It forms fine branches at its ends. Each each such twig-like branch or axon end in a swollen structure termed as synaptic knob. जो मैंने अभी इस तरीके से आपको बनाकर दिखाया था स्ट्रक्चर, ऐसे. इसे क्या कहते हैं? इसे साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं. यहां से साइनेप्सिस होता है, मतलब मैसेजेस केमिकल बैलेंस मैसेजेस बनकर पास होते हैं टू नेक्स्ट एक्सॉन. नाउ साइनेप्टिक नॉब्स और बुटॉन्स को छोड़ दो, इस वर्ड को छोड़ दो. साइनेप्टिक नॉब्स कंसिस्ट ऑफ, ये अब देखो ये फिर अगेन एक हाई लेवल की बात है, ये आपको नहीं करना है सब कुछ, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से स्टार्ट्स अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल मैसेज चेंज होकर साइनेप्टिक साइनैप्स से जो गैप है वहां से ट्रैवल करके टू द नेक्स्ट एक्सॉन ट्रैवल कर जाता है. एक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज द नर्व फाइबर. तो न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन के स्ट्रक्चर को नर्व फाइबर भी कहते हैं. अभी दे हैव मिस टेलिंग अस माइलिनेटेड शीथ एंड नॉन माइलिनेटेड शीथ, तो वो आप 10th में पढ़ोगे डिटेल में, अभी उसे छोड़ देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में जरूर ड्रॉ करना उसको. ठीक है. नेक्स्ट, functions of neurons. The dendrites receive impulses, वो impulse को receive करते हैं. Axon takes away the impulses और axon आगे ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. और इसके अंदर क्या होता है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल switches आ रहे होते हैं. Nervous हाँ tissue is the chief tissue component of the two parts of the nervous system. One is CNS, another is PNS. CNS is central nervous system, PNS is peripheral nervous system. अभी क्या है, देखो ध्यान से समझो. जब आपकी बॉडी ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपकी बॉडी के यहाँ पर जहां हीट टच हुआ वहां से कुछ रिसीवर्स थे. अब ये न्यूरॉन्स ना कई तरीके के होते हैं. एक होते हैं मोटर न्यूरॉन, एक होते हैं रिले न्यूरॉन, ये इफेक्टर, ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं. तो यहाँ एक केमिकल मैसेज क्रिएट हुआ जो कि हमारे नर्व टिश्यू में गया. किस न्यूरॉन ने किया? जो न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स है जो सेंस करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन ने वो मैसेज जाकर नॉट ऑलवेज आपके ब्रेन को दिया. कई बार जहां पर थॉटफुल प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को जाता है. जैसे कि आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो डू यू नीड टू थिंक एनीथिंग ऑन दैट? क्या उसमें कोई थॉट इन्वॉल्व है? इट्स सिंपल. नो, यू नीड टू विड्रॉ योर हैंड. इवन अ स्मॉल चाइल्ड नोज दैट. गर्म चीज को हाथ लगा लिया तो वापस लेना है. इसका मतलब देयर इज नो मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व. तो जब ऐसा कोई एक्शन होगा, ऐसा कोई आपके आसपास कोई कोई एक्शन होगा, तो आपकी बॉडी उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? मैं साइंटिफिक टर्म में कहती हूँ, दैट इज स्टिमुलस. जब आपके बाहर ऐसा कोई चेंज होता है जो आपको अफेक्ट करता है, यहाँ पर आप में चेंज लाता है, दैट इज कॉल्ड एज अभी तो आई यूज द टर्म दैट इज कॉल्ड एज Stimulus. stimulus, right? And the reaction that we do to it is the response to the stimulus. अब आपकी बॉडी ने क्या किया? यहाँ पर ऐसा रिस्पॉन्स आना है जहां पर कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है. तो आपकी बॉडी क्या करेगी? योर बॉडी थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स इट विल टेक द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड विल ब्रिंग, उसमें बीच में एक रिले न्यूरॉन होगा जहां मैसेज कंडक्ट हो जाएगा. और उसके बाद थ्रू मोटर न्यूरॉन आपकी बॉडी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, आपकी किसी एक मसल सेल को मैसेज देगी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, यहाँ से रिलैक्स कर जाओ, ताकि आपका हाथ वापस आ जाए. ठीक है. तो मैसेज गया कहाँ? इसको इसको एक बार ड्रॉ करके देखें. मैसेज गया कहाँ से? इट्स लाइक जहां से ट्रैवल करना है. इफ दिस इज योर फिंगर, जहां से ट्रेवल करना है, यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेसेस हुए जहां से द मैसेज वेंट थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन मींस वो न्यूरॉन जो कि सेंस करता है. ये
ये चला गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना देते हैं। इसके अंदर मैसेज चला गया, यहाँ एक बीच में एक रिले न्यूरॉन ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा, जो कि मैसेज को पास करेगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज देगी किसी ना किसी मसल सेल को। ठीक है, और मसल्स क्या करेंगी, हैंड को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अपनी मूवमेंट्स करके वो ऑब्जेक्ट से हाथ हटा लेंगे। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। और ये देखो किस पर काम कर रहा है, ये न्यूरॉन्स पे काम कर रहा है। टोटल न्यूरॉन्स जा रहे हैं मैसेज लेकर, न्यूरॉन्स वापस आ रहे हैं मैसेज लेकर, इन कोऑर्डिनेशन विद द स्पाइनल कॉर्ड। अगर कोई थॉटफुल प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसे कि मेरे सामने से गुलाब जामुन पास कर रहा है, ठीक है, माई बॉडी विल रिएक्ट टू इट, माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो गया क्योंकि बहुत सारे कार्ब्स डाइजेस्ट करने हैं, बहुत सारी शुगर्स डाइजेस्ट करनी है, तो बहुत सारा सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड इन द माउथ टू डाइजेस्ट इट। साथ में माई आईज प्यूपिल डायलेटेड, वाओ यम्मी। फिर एक थॉट, नहीं यार वेट बढ़ जाएगा, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। तो ऐसे एक्शन में क्या हुआ, मैसेजेस कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन के पास, जहां आपको कुछ सोचना है। आ रही बात समझ? ऐसे ही एक एग्जाम्पल, आपने सामने अपने देख लिया लायन, अब आपकी मसल्स टाइटन अप हो जाएंगी, टोन्ड अप टू रन, पर आप सोचोगे जाएं कि नहीं जाएं, भागे कि नहीं भागे, साथ में आपको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। हो सकता है किसी किसी के ईयर रेड हो जाए डर के मारे, है ना, और हो सकता है कोई ऐसे स्क्वीज इन करके खड़ा हो जाए, किसी से भागा ही नहीं जाए। मैम ईयर्स क्यों तो करते हैं? हाँ, ईयर्स हाँ कुछ लोगों के डर में कान लाल नहीं हो जाते, क्यों? डर में, हाँ कुछ लोगों को डर लगता है। तो कभी देखना, कभी मैम क्लास में किसी की पिटाई कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स में देखना किसी न किसी के तो कान मैम वो लाल हो तो जाएंगे। ठंड की वजह से होता है ना मैम। नहीं नहीं बेटा, डर की वजह से चीक्स रेड हो जाते हैं, किसी के डर की वजह से, किसी के कान लाल हो जाते हैं डर की वजह से, किसी की आईज रेड हो जाती हैं। तो अपनी अपनी बॉडी का अलग अलग स्टाइल है रिएक्ट करने का, कि किसी को स्वेटिंग शुरू हो जाती है, कोई फ्रोजन हो जाता है, किसी की आवाज ही निकलनी बंद हो जाती है। तो अपनी अपनी बॉडी का एक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो अलग अलग से तरीके हैं अलग अलग रिएक्ट करने के। अगर उसमें कोई भी थॉट इन्वॉल्व है, कुछ भी, जैसे भागे या नहीं भागे, खाएं कि नहीं खाएं, ये चीजें स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड नहीं कर पाएगी। ये कौन डिसाइड करेगा, ब्रेन। तो इस केस में मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन को, और ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा। पर ये सब कैसे हो रहा है, ये सब काम हो रहा है टुगेदर, कोऑर्डिनेटेड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स टुगेदर। व्हाट दे आर मेकिंग टुगेदर, दे आर मेकिंग सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चले, आई थिंक दिस शुड बी ओवर हेयर। यस, इनके डिफरेंसेस, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के, लॉन्ग होता है, यूनिफॉर्मली थिकन्ड होता है, वो शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेसेस हैं जो सेंट्रल बॉडी से कनेक्टेड हैं। डेंड्राइट्स पे कोई शीथ नहीं होती, एक्सॉन पे माइलिनेटेड शीथ होती है। ये फोर्थ थर्ड पार्ट यू कैन कट, इट कैरीज impulses away from the cell, it carries impulses towards the cell। तो 3 डिफरेंसेस, 1 2 और 4 आप इसमें सिलेबस में कंसिडर कर सकते हो, रेस्ट ऑल इज, रेस्ट द थर्ड वन इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, विद दिस चैप्टर इज ओवर। अब आपको कहाँ से करना है, जंबो से। सानवी बेटा, हैव यू शेयर्ड द जंबो अगेन इन द ग्रुप? I